हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी लेटेस्ट बजट 2023 अनाउंस हुआ है पार्लियामेंट में। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बजट पे देखे होंगे, हमने भी देखा, आपने भी देखे होंगे। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग आकलन है, किस में कितना बजट गया, किस में कितना गया, और जो ऑन एन एवरेज उसकी आउटलाइन है तो बजट अच्छा है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। और सोच के अकॉर्डिंग जो विज़न है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, जिस के बेसिस पर बाकी के डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि मेन जो डेवलपमेंट का आधार होता है, विकास का आधार होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि केंद्र सरकार का मेन काम होता है। मुख्य काम जो है केंद्र सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता है। कुछ कमियां भी लोगों ने गिनाई और ज़्यादा मुझे समझ बजट की है नहीं, लेकिन एक जो प्रश्न उसमें बार बार आता है, मध्यम वर्ग को क्या मिला, या जो कॉमन मैन है जो टैक्स पे करता है उसको क्या मिला। तो उस पर बहुत सालों से मैं सोचता था कि भाई मेरी बात सुनी जाए, लेकिन खैर हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं, तो आपस में ही हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं इस बेसिस पर। देखिए, दो प्रकार के टैक्स हैं, आप भी जानते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति को देना होता है जो वस्तु का कंजम्पशन करेगा। जो कंजम्पशन कम करेगा वो कम देगा, जो ज़्यादा करेगा ज़्यादा देगा। आप अगर कंज्यूमर हैं, आप महंगी चीज़ें खरीदते हैं, आप लग्जूरियस चीज़ें खरीदते हैं, तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। और आप कम खरीदेंगे, एक सामान्य व्यक्ति हैं, कॉमन मैन हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो जीएसटी के फॉर्म में हम लोगों से लिया जाता है। दूसरा जो टैक्स है वो डायरेक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का अर्थ है कि भाई आपने साल में जितना कमाया उसके ऊपर टैक्स। तो इसमें दो स्लैब इस समय चल रही हैं, ज़्यादा समझ मुझे नहीं है, ओल्ड और न्यू। और न्यू स्लैब में 7 लाख तक का इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो ऐसे ही मैं बैठ करके डिस्कस कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें पूरे इंडिया में केवल 1.25 करोड़ लोगों के आसपास हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। आईटीआर फाइल ज़्यादा करते हैं, 3-4 करोड़ के आसपास, और उसमें से जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग हैं वो मात्र 1 से 1.25 करोड़ के बीच की फिगर है। 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले देश में ये डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो वास्तव में जो चिंता होनी चाहिए डायरेक्ट टैक्स की, वो इन लोगों को होनी चाहिए। उसमें मैं भी आता हूँ, डायरेक्ट टैक्स मैं भी थोड़ा बहुत देता हूँ। तो जो डायरेक्ट टैक्स का दायरा है वो 1 से 1.25 करोड़ लोगों के बीच का है। इतने लोग डायरेक्टली टैक्स देते हैं। एक बात, अब बार बार बात आती है इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, 7 लाख। तो अमाउंट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि इतने लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मेरे बात दिमाग में हमेशा से आती रही है, अमाउंट को लेकर के बहस नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसका कारण है कितने लोग जो टैक्स दे रहे हैं, और मैक्सिमम जो बहस कर रहे होते हैं उनमें से अधिकतर वो उस टैक्स अमाउंट की लिमिट के अंदर नहीं आते। मैक्सिमम लोगों को एग्जम्पशन मिल जाता है क्योंकि 7 लाख एक बड़ा अमाउंट है, और मैक्सिमम लोग होम लोन वगैरह भी लिए रहते हैं। तो जो ओल्ड स्लैब की स्कीम है उसके हिसाब से वो 10 लाख तक बचत कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का टैक्स एग्जम्पशन वैसे ही हो जाता है। जो मेन बात है वो रह जाती है, आखिर किसी ने टैक्स दिया तो उसको बेनिफिट क्या मिला। उसने टैक्स दिया, बेनिफिट क्या मिला। हमने कोई सामान खरीदा, उस पर हमने जीएसटी दिया, तो उस सामान को तो लिया ना, उस सामान का तो उपयोग किया ना, उपभोग किया ना। लेकिन जो हमने डायरेक्ट टैक्स दिया, या जो सर्विस फील्ड के लोग हैं वो जीएसटी देते हैं, 18% का सर्विस टैक्स होता था, अब वो जीएसटी हो गया। वो दिया तो क्या फ़ायदा हुआ? हमको डायरेक्ट कोई बेनिफिट हुआ क्या? क्योंकि हमने डायरेक्ट टैक्स दिया तो कोई डायरेक्ट बेनिफिट हुआ क्या? नहीं हुआ। ये गलत है। हमें डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए, उस व्यक्ति को डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए जो कि डायरेक्ट टैक्स दे रहा है। अब आप कहेंगे ये कौन सा बेनिफिट दिया जा सकता है? बेनिफिट नंबर 1, प्रिविलेज। आपको प्रिविलेज मिलना चाहिए। प्रिविलेज कैसे मिलना चाहिए?
प्रिविलेज ऐसे मिलना चाहिए कि आपने मान लीजिए किसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, बाकी लोगों का पासपोर्ट आपका 24 दिन में बन रहा है, 30 दिन में बन रहा है, आपका 2 दिन में बन जाना चाहिए। ये प्रिविलेज होना चाहिए, आपको प्रिविलेज फील होना चाहिए। आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं, लंबी लाइन लगी है, आपको प्रिविलेज मिलना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एयरपोर्ट में तो खैर ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स पे ही जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन प्रिविलेज का मतलब है आपको डायरेक्ट टैक्स देने का कुछ डायरेक्ट प्रिविलेज मिलना चाहिए। यू शुड गेट अ डायरेक्ट प्रिविलेज, जिस पर ध्यान नहीं जाता। 1 लाख 2 लाख आगे पीछे करने में आदमी परेशान होता है। जो व्यक्ति 1 लाख टैक्स दे सकता है वो 1.25 लाख भी दे सकता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट का फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने 2 लाख रुपए इनकम बढ़ा दी, 20% के हिसाब से आपका टैक्स बढ़ेगा, 10% के हिसाब से 2,000 रुपये टैक्स बढ़ जाएगा, 20,000 रुपये टैक्स। तो बेसिकली क्या है, उसमें टैक्स बढ़ेगा, 15-20 हज़ार बढ़ जाए, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2,000 से 20,000 के बीच में कोई फिगर पहुँच सकती है। तो टैक्स के अमाउंट का इशू नहीं होना चाहिए, एक अमाउंट का इशू दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई बात करनी है, कोई बात आपको समझनी है, तो वो समझिए प्रिविलेज। हम डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं तो वी शुड नीड डायरेक्ट प्रिविलेज, कोई डायरेक्ट प्रिविलेज हो। क्लियर। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैंने कोरोना पीरियड में फील की, अभी तक का जो लाइफ साइकिल हमारी है, जब से मैं टैक्स दे रहा हूँ, कई लाख का टैक्स दिया हमने डायरेक्ट, लेकिन जब कोरोना पीरियड आया काम बंद हो गया, क्योंकि भाई हमारा सर्विस फील्ड बंद। अब जब काम बंद हो गया तो उस साइकिल का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, हमें वो सारी समस्याएं बैंकों के साथ रूबरू होनी पड़ी जो नहीं होते थे हम लोग। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इनकम टैक्स के आधार पर व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही क्रेडिट लिमिट मिलनी चाहिए, ताकि ये जो प्राइवेट 40% इंटरेस्ट लेकर के क्रेडिट कार्ड वाले लूटते हैं, इससे इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। कभी इमरजेंसी हो तो जो एवरेज टैक्स, मान लीजिए आपने 10 लाख का टैक्स पिछले 3 साल में भरा है, तो 10 लाख का 50% रख लें, लगभग 5 से 6 लाख की आपको क्रेडिट लिमिट मिलनी चाहिए। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हैं, ताकि आप इन साहूकारों से, इन बैंकों से डायरेक्टली आपको इंटरफेयर ना करना पड़े, उनसे डायरेक्ट बात ना करनी पड़े। जितने व्यक्ति टैक्स पे करते हैं उनको डायरेक्ट प्रिविलेज के तौर पर 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपको कुछ जगहों पर डायरेक्ट प्रिविलेज होनी चाहिए, दूसरा आपको जो प्रिविलेज होना चाहिए कि आपको क्रेडिट लिमिट मिलनी चाहिए, जो क्रेडिट लिमिट आपके टैक्स के एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जितने % आप सेट करना चाहें कर लें, ताकि ये जो अचानक, खासकर प्राइवेट सेक्टर में अचानक अप्स डाउन्स हो जाते हैं इस प्रकार की समस्याओं में, इसके पहले कभी नहीं फील हुआ। उस समस्या में वही क्रेडिट कार्ड 30-30, 40-40% का इंटरेस्ट लिए, उसको पे किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे किया, तो एक बहुत अजीब साइकिल में आदमी फंस जाता है। और कई लोगों ने सुसाइड भी किया इसमें, कई लोगों ने सुसाइड किया क्रेडिट कार्ड वालों के हैरेसमेंट से। उस पर कोई सुनवाई नहीं है, उस पर डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। एवरेज 3 साल 5 साल का टैक्स का निकाल करके एक क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर ही एक क्रेडिट लिमिट मिलनी चाहिए, जिस पर एक नॉमिनल इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट को हम पे कर सकते हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है 40%, बहुत बार तो वो जब टैक्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है तो वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस चीज़ से सरकार को निजात दिलाने का प्रयास करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार की समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पर, वो कल्पना के परे हैं। बहुत लोग तो उन समस्याओं से पार पा लेते हैं, निकल आते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर फंस जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इस समस्या को ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो जो डायरेक्ट टैक्स की बात है तो वो आकर के मेरी बात खत्म हो रही है डायरेक्ट प्रिविलेज। अब डायरेक्ट प्रिविलेज में जो पहला वाला पॉइंट है, डायरेक्ट प्रिविलेज प्लेसेस पर, डायरेक्ट प्लेसेस सुविधाओं में, फैसिलिटीज़ में, योजनाओं में, वो तो एक अलग बात हो गई, वो आसानी से दी जा सकती है। दूसरे पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि हम डायरेक्ट बेनिफिट इनको कैसे दे सकते हैं, क्रेडिट लिमिट इनको दे दें,
कभी इनको आवश्यकता पड़ जाए तो ये बैंकों के 30-40% के इंटरेस्ट में ना फंसें। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक इतना एक्स्ट्रा टैक्स दिया। टैक्स देना मजबूरी ना हो जाए, टैक्स देना व्यक्ति इंटरेस्ट से दे, व्यक्ति शौक से दे। जैसे वो डोनेशन मंदिरों में देता है, जैसे वो धार्मिक स्थलों में देता है, वैसे ही वो डोनेशन या टैक्स गवर्नमेंट को भी दे, बढ़ा करके दे, छिपाए नहीं, इनकम को छिपाए नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। अभी आप मंदिर में जाइए, आपने 11,000 की रसीद कटाई, आपको डायरेक्ट दर्शन करवाए जाएंगे, मूर्ति के बगल में आपकी पूजा कराई जाएगी। बात पूजा की नहीं है, बात यह है कि कुछ डायरेक्ट बेनिफिट तो मिला। यहां पर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, और उसके अलावा शक की दृष्टि से अलग देखे जाते हैं कि भाई ये इनकम टैक्स इन्होंने फाइल किया है, आइए इनके यहाँ दोबारा जाकर के रेट डालते हैं, शायद कुछ छिपा लिया। तो ये गलत है। और खासकर जो सर्विस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो अवश्य इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि 18% जीएसटी और फिर एवरेज अगर आप टैक्स रख लें 10% का भी, तो 28% आपका सीधे सीधे आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और अगर 28%, 30% आप अपनी इनकम का दे रहे हैं, आप अपनी कमाई का दे रहे हैं, 70% में आप अपने एक्सपेंस, मीट आउट, स्टाफ सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको अधिकार है कि आप इस बात को गवर्नमेंट के सामने उठाएं, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स को लेकर के आज थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने किया। ऐसे ही छोटे छोटे डिस्कशन होते रहने चाहिए। वो जो चैनल में बैठे होते हैं कम समझदार लोग, उनसे बेटर है कि समझदार लोग आपस में डिस्कस करें और एक आगे मंच में प्रोपेगेट हो बातें। ओके, थैंक यू वेरी मच।